हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप सभी नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट इंडिया बिजनेस एंड इंडस्ट्री इनसाइट्स में। जरा सोचिए, अगर आपके पास में एक शानदार आइडिया है लेकिन फंडिंग न मिले तो वह सपना सपना ही रह जाता है। भारत में स्टार्टअप का तेज अपने चरम पर है, लेकिन क्या फंडिंग की राह इतनी आसान है? आज हम जानेंगे स्टार्टअप्स को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कैसे इन बाधाओं से पार किया जा सकता है। हमारे साथ आज जुड़े हैं एक बेहद ही खास व्यक्ति, श्री प्रतीक आनंद जी, जो एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। प्रतीक जी ने न सिर्फ कई स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सलाह दी है, बल्कि ये खुद भी एंटरप्रेन्योरशिप के इस सफर को बेहद गहराई से समझते हैं। उनका व्यवहारिक अनुभव, उनकी सरल समझ आज हमें स्टार्टअप फंडिंग और उन पहलुओं से रूबरू कराएगी जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रतीक जी, हमारा पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक्स। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आज हम लोग जो हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स का ये क्रेज है, और सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है, बहुत सारी स्कीम लेकर आती है, उसके बाद भी इसके रिजल्ट वो नहीं आ रहे हैं जो कि आने चाहिए। हमारे देश में हमारा जो पड़ोसी देश है और हमारा राइवल है चाइना, वो इस फील्ड में काफ़ी आगे है, और हम लोग जो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो आपसे हमें समझना है मेनली कि स्टार्टअप फंडिंग जी चैलेंजेज आते हैं, उसके क्या कारण है और क्या उसका निदान हो सकता है। सबसे जी पहले सवाल हमारा आपके लिए क्या ये है कि प्रारंभिक चरण में, आरंभ में जब स्टार्टअप शुरू करते हैं लोग, तो उनको फंडिंग के लिए जो चैलेंजेज हैं, अर्ली स्टेज का फंडिंग जो उनको चाहिए, उसमें उनको बहुत सारी चुनौतियां आती है। तो ऐसा जी क्या, जी। और इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, इसके लिए जो भी अर्ली स्टेज जो आपके स्टार्टअप होते हैं, इसमें क्या होता है कि उनको जो इनिशियल पीरियड होता है, उनका जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, जी। उनको देखिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए पहली बात तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। हम्म। एक तो टैम टैम अगर मैं कहूँ तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट। हम्म। एक है टीम और एक है टाइमिंग। तो ये जो थ्री टीज है, हम इसको थ्री टीज बोलते हैं। आई एम सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट सर? टाइम, टीम एंड टोटल एड्रेसेबल मार्केट। टोटल एड्रेसेबल मार्केट। व्हाट इज टैम्प सर? टैम्प? टाइम इज टोटल टोटल एड्रेसेबल मार्केट, जिसमें क्या है कि आपके मार्केट साइज कितना है वो आपको जानना होता है। तो अगर आपका मान लीजिए आपका तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट छोटा है थोड़ा, हम्म। तो फिर इन्वेस्टर्स जो हैं थोड़े से रिलेक्टेंट होते हैं आप में इन्वेस्ट करने के लिए। जी जी। क्योंकि अगर आपकी मार्केट साइज ही इतनी नहीं होगी तो फिर उनको अपना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो हम्म। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक ये हो गया टाइम। एक हो गई आपकी टीम, आपका फाउंडर कैसे है। फाउंडर फाउंडर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फाउंडर कैसे है। मोस्ट जो भी आपके ये होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फाउंडर पे ही बेट करते हैं। अगर फाउंडर सही होंगे तो वो फाउंडर पे बेट करेंगे। जी। तो ये हो गई टीम। प्लस टीम में फाउंडर के अलावा अगर कोई को फाउंडर है, टेक का फाउंडर है, वो सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप्स होते हैं, ये तीन चीजें, टीम, टाइम और टाइमिंग। टाइमिंग से मेरा मतलब ये है कि जो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं उसका टाइम आया है कि नहीं। अब जैसे देखिए, आप फॉर एग्जांपल जेप्टो है। जेप्टो ने ये देखा कि क्विक डिलीवरीज चाहिए इंडिया में। हम्म। तो उस चीज की जो था, उस चीज की सही टाइम था अभी। फ्लिपकार्ट और बाकी स्टार्टअप तो थे हमारे पास, पर जी लोगों को चाहिए, इंडिया में क्विक डिलीवरी चाहिए थी, तो उन्होंने वो चीज क्रैक करी। तो वो होती है टाइमिंग। तो ये हमारे थ्री टीज है, टाइम, टीम और टाइमिंग।
तो किसी भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप को ये तीन चीजें अगर वो सॉल्व कर ले तो उनको जो फंडिंग है वो मिलनी आसान नहीं होगी। तो जनरली जो फाउंडर्स होते हैं वो क्या गलतियां करते हैं एंजल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में? देखिए, उनको तो पहले तो उनको पिच डेक, जो उनकी पिच होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच पिच डेक और पिच सही बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अगेन तीन यही ये तीन चीजें कि उनको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, टाइम, टीम और टाइमिंग। प्लस उनको नंबर्स की अपनी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर्स को ज्यादातर ज्यादातर जो आपके अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं उनको अपने नंबर्स की क्लैरिटी नहीं होती, फाइनेंशियल्स की नहीं होती। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर्स की क्लैरिटी, फाइनेंशियल्स की क्लैरिटी। जैसे अपना यूनिट इकोनॉमिक्स उन्हें नहीं पता होता, हाँ हाँ हाँ। आपका आपका इबिटा क्या है, इबिटा नहीं पता होता। तो नंबर क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी आप पिच करेंगे इन्वेस्टर्स को। हम्म, तो ये गलती अक्सर अक्सर जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं ये करते हैं। अच्छा। तो क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां शुरुआती चरण में फंडिंग हासिल करना आसान है? जी। क्या ये अगर मैं इंडिया की बात करूं तो देखिए, अ, इंडिया में क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अच्छा है। वी आर वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जहाँ पे टेक यूज होता है। तो जितने भी इंडिया के टेक बेस्ड और आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स है, मैक्सिमम जो इंडिया की फंडिंग है वो वहां पे ही आती है, उसी सेक्टर में आती है। प्लस जो जो आपका हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर को भी, हेल्थ केयर में भी इंडिया की वो है कि अच्छी आती है फंडिंग। तो ये दो हैं सेक्टर जहाँ पे इंडिया में काफी फंडिंग आती है। एक तो टेक आईटी बेस्ड हो गए और एक आपके हेल्थ केयर बेस्ड हो गए स्टार्टअप्स। हम्म, प्लस प्लस जो एजुकेशन बेस्ड है हम्म। उसमें आएगी, एजुकेशन बेस्ड स्टार्टअप में। तो ये तीन हैं जिसमें इंडिया में ज्यादा फंडिंग आती है। तो टीयर 2 और टीयर 3 इन शहरों के जो स्टार्टअप्स हैं वो कैसे हाँ जी। लोगों तक अपनी पहुंच को बेहतर बना सकते हैं? कैसे वो एक्सेस कर सकते हैं फंडिंग? देखिए, टीयर 2 और टीयर 3 के लिए वो भी देखिए, उनमें कोई कमी नहीं है, वो भी थ्रू, देखिए आजकल इतने मीडियम हैं। प्लस फर्स्ट तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया है आपके पास। सोशल मीडिया, लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। तो आप उसके थ्रू किसी और आप किसी भी इन्वेस्टर को, किसी को भी आप रीच आउट कर सकते हैं, आप लोगों की नजरों में आ सकते हैं। पहली बात तो जी। ये है। तो सोशल मीडिया का माध्यम है। प्लस आपके लिंक्स अगर कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। प्लस अगर आपका आइडिया अच्छा है तब तो आपको अपने आप ही मेरे ख्याल से फंडिंग मिलेगी आपको। अगर आपका आइडिया अच्छा है तो पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, वो आपको देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से। तो सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो, आप उसके थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। प्लस आप आप जो है, जो आप पीईज हैं, वीसीज हैं, आप उनको कांटेक्ट में आइए किसी तरह। तो वैसे आपको मिल सकती है फंडिंग, इवन दो आप टीयर 2 में हैं, टीयर 3 में हैं। तो इंटरनेट बहुत बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके और साथ आजकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जो हैं आपके, गवर्नमेंट के भी बड़े सारे इनिशिएटिव है। स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्क्लेव्स होते हैं इतने सारे, सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। अगर आप उनको अटेंड करें तो यू कैन रीच आउट टू पीपल। इसके साथ ही मैं चलता हूँ मेरे दूसरे प्रश्न की तरफ। जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने स्टार्टअप्स को कैसे इन्वेस्टर फ्रेंडली बना सकते हैं, उनके लिए तैयार कर सकते हैं ताकि इन्वेस्टर उनके बिजनेस में
पैसे लगाएं। इस बारे में आपने कुछ कहा है, कुछ और भी बताना चाहेंगे आप क्या? देखिए, इंडियन स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर फ्रेंडली तब बना सकते हैं। देखिए, क्या है कि इंडिया में प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत प्रॉब्लम है, पर जैसे चाइना है, आपका यूएस है, वो मेच्योर्ड मार्केट्स है काफी। वहां पे वहां पे इनोवेशन जो है, इनोवेशन पे काफी ध्यान दिया जाता है। इंडियन स्टार्टअप्स पे रेवेन्यू बेस्ड मॉडल है कि आप क्या कमा रहे हैं, आपकी रेवेन्यू क्या है, सेल क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है। बट वहां पे आपको आपको अपना जो जो काम है, बिजनेस है, उसमें कैसे इनोवेशन लाए, कैसे उसको इम्प्रूव करें, वो ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो अगर आप अपने में अगर और इनोवेशन लाएंगे अपने काम को, और अगर आप इम्प्रूव करेंगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा, रादर देन यू फोकस ऑन सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट एट एन अर्ली स्टेज। हम्म। तो ये चीज है। तो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए संस्थापक की जो विश्वसनीयता है, ये कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो फाउंडर है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मोस्ट मोस्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फाउंडर्स पे ही बेट करते हैं। जो मान लीजिए, आप फाउंडर अगर अच्छे होंगे तो चांसेस ऑफ फंडिंग आर हायर। तो फाउंडर में उसमें क्या है कि मान लीजिए अगर उन्होंने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी है तो उसका भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। प्लस जिस जिस इंडस्ट्री में उनका स्टार्टअप है, अगर उनको उसका प्रायर एक्सपीरियंस है फाउंडर को, तो वो भी एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए एक एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। तो वो उद्यम है, ये जो स्टार्टअप हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसको फंडिंग जी। करने के लिए लंबे समय तक बूट स्ट्रैप करना चाहिए क्या? अगर वो देखिए, बूट बूट स्ट्रैप जो है, आपको बूट स्ट्रैप करना है कि नहीं करना, वो तो फाउंडर की, कहीं ना कहीं फाउंडर की अपनी चॉइस है। प्लस प्लस आप देखिए कि फाउंडर की अपनी चॉइस है, प्लस फाउंडर की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उस पर भी बहुत बहुत वो है, डिपेंडेंट है। अगर आपके पास है, फंडिंग है, अपने ओन कैपिटल है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास है ही नहीं तो आप बूटस्ट्रैप नहीं कर पाएंगे। जी। प्लस प्लस आपका स्टार्टअप क्या है, आपका स्टार्टअप कैसा है, अ, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। कहीं कहीं स्टार्टअप ऐसे हैं जैसे कि हेल्थ केयर, उसमें बहुत ज्यादा आपको चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो वो हर फाउंडर अपने आप बूटस्ट्रैप नहीं कर सकता लार्ज फंडिंग को। तो उस पे भी डिपेंड करता है। और प्लस अगर आप अगर आप एक फाउंडर हैं, तो आपको फाउंडर होते हुए आपको ये देखना है कि मैं इसको आगे कब तक सस्टेन कर पाऊंगा, बूटस्ट्रैप कब तक कर पाऊंगा, और आगे फ्यूचर क्या है। अगर मान लीजिए आप एक लॉस मेकिंग है और आगे आपको कुछ राह नहीं दिख रही, आगे भी लॉस दिख रहा है, तो रादर देन मैं तो ये यही कि आप उसको बंद करिए। देखिए, किसी भी फाउंडर के लिए इतना आसान नहीं होता अपने जो प्रोजेक्ट है उसको बंद करना, बट कई बार हमको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। सही बात है। तो ऐसे कौन से खतरे हैं जो वीसी को स्टार्टअप चीजों को अस्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं? जो वीसी जो स्टार्टअप को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसा क्या क्या उसके अंदर डेंजर होता है जिसको आइडेंटिफाई करते हैं, या उसको एंटरप्रेन्योर्स अपने आप आइडेंटिफाई कर सकें? तो इसके बारे में जरा बताएं आप मुझे। देखिए, सबसे बड़ा तो डेंजर ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम ये है कि आपकी, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपकी जो 3 T's हैं, 3 T's अगर आपके आइडेंटिफाई हो जाए, उसमें भी सबसे पहले तो टैम, टोटल एड्रेसेबल, अगर आपकी मार्केट ही छोटी होगी तो आपकी ग्रोथ की पोटेंशियल भी छोटी है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे मार्केट क्या है। प्लस आप, सबसे बड़ी बात है किसी भी स्टार्टअप में कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं।
अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तब आप ज्यादा प्रोग्रेस करने के कुछ चांसेस ज्यादा है। अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अगर आपकी पहली बार प्रॉब्लम ही नहीं हुई, तो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज बिकेंगी नहीं। तो सबसे पहले तो आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है, वो होना चाहिए। प्लस अभी अभी उसका टाइम आया है, टाइम है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि स्टार्टअप बहुत अर्ली हो जाता है, अर्ली स्टेज में हो जाते हैं स्टार्टअप, हम्म। कि अभी अभी उस प्रॉब्लम की जरूरत ही नहीं। तो वो एक चैलेंज है। तो ये जो अगर आप देख लें थ्री टीज को, थ्री टीज जो है, ये थ्री टीज एक मंत्र है स्टार्टअप्स के लिए। ये आपको हर चीज में आपको काम आएगा। टाइम, टीम और टाइमिंग। प्लस आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टीम नहीं अच्छी होगी, देन द चांसेस ऑफ सर्वाइविंग आर लो। तो वीसी से बात करने पे आमतौर पर क्या क्या दिक्कतें आते हैं? उसका नेगोशिएशन जब चलता है वीसी के साथ में, वो आम जी, क्या दिक्कतें आती हैं इसमें? देखिए, एक तो पिच डेक आपका अच्छा होना चाहिए। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे फाउंडर्स को उसमें क्लैरिटी नहीं होती है। उनको अपने नंबर्स पे क्लैरिटी नहीं होती है, फाइनेंशियल्स पे क्लैरिटी नहीं होती है। प्लस जो उनके नंबर्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, वो कभी कभी सही भी नहीं होते। वो अगर गलत फिगर्स बताएंगे तो वो एक प्रॉब्लम आएगी आएगी। प्लस अगेन उनको उनको अपनी स्केलेबिलिटी दिखानी पड़ती है, कि हम कहाँ तक स्केल कर सकते हैं, हमारी डिमांड क्या है, हमारी मार्केट क्या है। तो अगर आपकी पिच डेक अच्छी होगी, अगर ये आप पहले से ही समझ के चलेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में और अपने बिजनेस में, तो आपको कहीं ना कहीं पिच करने में भी और आपको फंडिंग लेने में भी काफी आसानी होगी। तो निवेशकों के साथ अनुकूल शर्तें हासिल करने के लिए कुछ बातचीत की जी, रणनीति क्या है? जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ में जी। कुछ फेवरेबल टर्म्स अपने लिए सिक्योर कर सके, स्टार्टअप्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स जो है, उसके लिए कुछ रणनीति क्या हो सकती है? क्या आप बताएंगे कुछ इसके बारे में? फेवरेबल देखिए, टर्म्स होने के लिए पहली बात तो आपको खुद आपका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, तभी आपके फेवरेबल टर्म्स होंगे। अगर आप बिजनेस अच्छा होता है तो अपने आप ही आपको कुछ फेवरेबल टर्म्स मिलते हैं। प्लस आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे भी काफी डिपेंड करता है। आपकी नेगोशिएबल स्किल्स जो है, नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। प्लस आपको ये डिटरमिन एक अर्ली स्टेज पे ही करना है कि मैं अपना कितना अपने कितने परसेंट शेयर होल्डिंग जो है डाइवर्ट कर सकता हूँ, डाइल्यूशन कितनी मैं कर सकता हूँ, कितनी कितनी मेरी हो सकती है। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो तभी आप अच्छी टर्म्स उनके साथ कर पाएंगे नेगोशिएट। प्लस आपको नंबर्स पे क्लैरिटी होनी चाहिए अपनी। अगेन आपको पिच डेक में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये सब अच्छा होगा तो आपको फेवरेबल टर्म्स मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। तो ये जो अल्टरनेटिव फंडिंग मॉडल्स हैं, जैसे कि डेट फाइनेंसिंग है, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग है, तो क्या जी, ये काम करते हैं वीसी फंडिंग के रिस्पेक्ट में? फाइनेंसिंग का भी अब काफी रोल हो रहा है इंडिया में। जैसे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, काफी सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं अब तो। जो जो हमारे HNIs हैं, वो भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर्स। तो वो इम्पोर्टेंट है। प्लस गवर्नमेंट ने भी काफी काफी इनिशिएटिव लिए हैं हमारे, जैसे इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो वो भी एक ऑल्टरनेट फंडिंग का माध्यम एक अच्छा है इंडिया में। प्लस क्राउड फंडिंग है एक एक और ऑल्टरनेट फंडिंग, पर वो अभी इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है क्राउड फंडिंग। कम्युनिटी हम्म। ड्रिवन फंडिंग वो यूएस में, चाइना में उसका ज्यादा रोल है।
बट इंडिया में भी पिकअप कर रहा है वो क्राउड फंडिंग का। ये अपना स्पेशली जो सोशल स्टार्टअप्स हैं, जो सोशल कॉजेज में है, वहां पे क्राउड फंडिंग जो है वो भी एक अच्छा माध्यम है। प्लस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स तो एक अच्छे माध्यम है ही। प्लस एंजल इन्वेस्टर्स, एक एंजल इन्वेस्टमेंट, ये भी एक ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है। बाकी पीसी और वीसीस तो हमारे नॉर्मल सोर्सेज हैं ही, तो वो तो है ही। तो जो सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं वो अपना इन्वेस्टर कंट्रोल और जो बिजनेस विजन है उनका, इस दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बना सकते हैं? देखिए, जो सक्सेसफुल फाउंडर है वो बिजनेस कंट्रोल और और बिजनेस बिजनेस विजन जो उनका है और इन्वेस्टर कंट्रोल में, तो जब भी इन्वेस्टमेंट आएगा उनके पास, तो उनका तो सर्टेन चीजें तो इन्वेस्टर के कंट्रोल में होगी ना। तो इस दोनों के बीच बिल्कुल। बैलेंस कैसे बना सकते हैं? देखिए, जो जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं वो, पहली बात तो आपको अपने बिजनेस पे ही, अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिल भी गई है तब भी आपको अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है और अपने बिजनेस में कैसे इनोवेशन करनी है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, आपका पर्पस यही होना चाहिए। इन्वेस्टर्स के प्रेशर में आप आप और मान लीजिए आप और एम्प्लॉयज रख लीजिए, आप और कॉस्ट अपनी बढ़ा दो और लॉसेस कर लो, तो उसका भी फायदा नहीं होता है। तो आपको अपने बिजनेस में कैसे इनोवेशन करनी है, कैसे अपना अपने बिजनेस को और इम्प्रूव करना है, एक एक जो स्टार्टअप है उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि बिजनेस कैसे इम्प्रूव होए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्हें फंडिंग मिल गई। लेकिन देर इज नो यूज कि आप लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस कर पाए, करते रहे करते रहे। तो क्या भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वीसी के अलावा और बेहतर फाइनेंसिंग ऑप्शन मौजूद है? जी, जैसे अभी हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी ये सुना कि ये जो अल्टरनेट फाइनेंसिंग है, उसके अलावा डेट डेट फाइनेंसिंग है। अगर आपका बिजनेस मान लीजिए कैश रिच है या आपका प्रॉफिट ड्राइवन स्टार्टअप है, तो आपको जो डेट फाइनेंसिंग है, डेट मिलना और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। डेट देखिए, डेट डेट फाइनेंसिंग उन्हीं को ही लेना चाहिए जो जो कैश रिच है या तो प्रॉफिटेबल है, तो उनके लिए डेट को पे ऑफ करना ज्यादा इजी होगा। तो डेट फाइनेंसिंग है एक ऑल्टरनेट सोर्स है। एंजल इन्वेस्टमेंट तो है ही, इंडिया में भी काफी अब एचएनआईज हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े जो हैं इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एचएनआईज। तो हम्म। वो भी एक ऑल्टरनेट सोर्स है। पीईज तो है ही हमारे। क्राउड फंडिंग भी धीरे धीरे अब इंडिया में पिकअप हो रही है। क्राउड फंडिंग, ऑल्टरनेट सोर्सेज, प्लस गवर्नमेंट की ओर से भी अब पिछले 10 साल में काफी काफी ऐसे इनिशिएटिव्स हो गए हैं जो कि ऑल्टरनेट सोर्स एक बहुत अच्छा बन गया है। गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग भी हो गई है, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। प्लस गवर्नमेंट के भी और हैं इनिशिएटिव, इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो उसके थ्रू भी आप पिच करके आप फंडिंग मिल सकती है ये। तो जी। ये है। तो स्टार्टअप फंडिंग के लिए जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? डायरेक्टली उनके साइट पे अप्लाई कर सकते हैं कि और भी कुछ तरीके हैं उसके लिए? डायरेक्टली साइट पे तो अप्लाई कर ही सकते हैं। प्लस आप वहाँ पे जाके आप उनके भी मीटिंग्स होती हैं, प्लस प्लस जो सेमिनार्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, बड़े सारे स्टार्टअप इंडिया, अब पीछे वो स्टार्टअप इंडिया कॉन्क्लेव था यहाँ पे, दिल्ली में ही था। तो वहाँ पे भी आप जाके कर सकते हैं। प्लस ऑनलाइन माध्यम तो है ही है, तो जी। ऑनलाइन माध्यम, फॉर्म फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना, वो तो बेस्ट
बेस्ट है। प्लस गवर्नमेंट भी अपने अपने जो है ये सब प्रोग्राम्स को टाइम टू टाइम मीटिंग होती है, सेमिनार्स वेबिनार होते हैं, तो उसके थ्रू भी आप जो है पिच कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस वेबसाइट के थ्रू में एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आप भरिए। उसमें तो आपका कोई भी, अगर आपको नहीं पता तो आप किसी भी एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर सकते और अगर एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस पर कंप्लीट ओनरशिप चाहता चाहता है, जो चाहता है कि ओनरशिप हमारा ही बना रहे, है ना, तो उसके लिए डेट फाइनेंसिंग जो है वो क्या अच्छा ऑप्शन है? हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको कंप्लीट ओनरशिप रखनी है, 100% रखनी है, तो आपको डेट फाइनेंसिंग ही एक ऑप्शन है, क्योंकि इक्विटी तो आप देंगे नहीं अगर आपको ओनरशिप कंप्लीट रखनी है तो। जी। डेट फाइनेंसिंग ही एक ऑप्शन है, बट मैं अगेन यही कहूंगा कि डेट फाइनेंसिंग वहां पे ही सक्सेसफुल होगी जहां आपका या तो काफी वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, या कैश रिच है आपका बिजनेस, जी। ताकि आप आगे डेट को अच्छे से पे ऑफ कर पाए। तो हमारा अंतिम प्रश्न आपके लिए ये है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो ग्लोबल ट्रेंड से अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग के बारे में क्या सबक सीख सकते हैं? लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे यूएस मार्केट है, जैसे वो है, पीछे देखिए, पीछे क्या है कि इंडियन स्टार्टअप्स में भी और वर्ल्ड ओवर में भी फंडिंग कम हो गई, क्योंकि यूएस मार्केट में काफी स्लो डाउन आ गया था। जी। तो यूएस मार्केट में स्लो डाउन आ गया था, तो यहाँ पे भी स्टार्टअप में काफी काफी स्लो हो गई थी फंडिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इंडिया में टेक बेस्ड स्टार्टअप में यूएस से, सिलिकॉन वैली से काफी इन्वेस्टमेंट आती है। तो आपको एक अर्ली स्टेज पे ही रिकॉग्नाइज करना है कि ऐसे ग्लोबल ट्रेंड्स, अगर यूएस में अगर कुछ वो स्लो डाउन है, तो मतलब आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। हम्म। प्लस प्लस एक जो ग्लोबल ट्रेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको इंडियन स्टार्टअप्स को सीखने की बहुत जरूरत है, जैसे यूएस में, चाइना में, कि वहाँ पे स्टार्टअप इनोवेशन बेस्ड ज्यादा है रादर देन रेवेन्यू बेस्ड। तो हमको अपने बिजनेस में इनोवेशन कैसे लानी है, उसको और फर्दर इम्प्रूव कैसे करना है, टेक को इम्प्रूव कैसे करना है, वो हम ध्यान देना, रादर देन रेवेन्यू बेस्ड हम रहे हैं कि सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है। हमको बिजनेस की क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, इनोवेशन इंप्रूव करनी चाहिए, तो ये हमको सीखने की जरूरत है अभी भी थोड़ी सी। तो प्रतीक जी, आज की बातचीत से ये साफ हो गया है कि केवल एक अच्छा आइडिया ही काफी नहीं होता। बिल्कुल। सही रणनीति, सही टाइमिंग और सही नेटवर्क होना भी बेहद जरूरी है। आपने जिन बारीकियों और अनुभवों को साझा किया है वे निश्चित ही हमारे स्टार्टअप यात्रा को और अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण देंगे। दर्शकों, आप सभी को इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतीक जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका भी मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। तो दोस्तों, आपको अगर ये चर्चा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने सपनों को साकार करने के लिए इस यात्रा में सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।